नमस्कार। भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन को लेकर के। हमारे साथ इस बहस में भाग लेने के लिए सुनील त्यागी जी हैं, डॉक्टर पीके सिंघल जी हैं, सुधीर शुक्ला जी हैं। हम इन्हीं विषय पर बात करने के लिए पहले हम त्यागी जी से बात करेंगे कि त्यागी जी आप ये बताइए कि जो आपने फिल्म देखी द कश्मीर फाइल्स, उसको आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैं द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए अपने परिवार के साथ गया और जो सच्चाई मैंने वहाँ देखी है, इसमें 5% इन्होंने दिखाया, बाकी 95% अगर दिखा देते तो पूरा वर्ल्ड हिल चुका होता। इसमें ऐसी ऐसी सच्चाई हैं जो इसमें नहीं दिखाई गई हैं। लेकिन मैं अग्निहोत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि उनकी वजह से कम जो सच्चाई थी वो पूरी दुनिया के सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, लेकिन वहाँ कश्मीरी पंडित नहीं है, वहाँ हर जाति का आदमी था। वहाँ गुज्जर भी थे, वहाँ जाट भी थे, ब्राह्मण भी थे। मैं तो हिंदू का नाम देना चाहता हूँ कि जो हिंदू भाई हमारे वहाँ से 5 लाख रात में भगाए गए हैं, अब उनको वहाँ पे स्थापित करना कितना बड़ा काम है। सबसे बढ़िया देखने की ये चीज़ है। मैं अपना एक सुझाव आपके इस चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम भी है और बहुत बड़ा काम भी नहीं है। नहीं है क्या है वो बताना चाहता हूँ आपको। जितने कश्मीरी हमारे भाई हैं जो वहाँ से स्थापित हो चुके थे, आज हमने उनको वहाँ बसाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कम से कम 1 साल तक की मिलिट्री ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए, जिससे वे आने वाले खतरे को से निपट सके। और उनके घरों में AK-56, AK-47 का लाइसेंस हर घर के अंदर होना चाहिए। जब 5 लाख कश्मीरी भाई AK-47 और AK-56 के साथ कश्मीर के अंदर रहेंगे और मिलिट्री की ट्रेनिंग उनको मिली होगी, तो वहाँ कश्मीर तो क्या, अगर पाकिस्तान भी साथ आ जाएगा तो उनको कभी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इससे सहमत है त्यागी जी जो कह रहे हैं कि AK-56 दिया जाए और उनको दिया जाए, असलहे दिए जाए, तो क्या वापसी संभव है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ें जो है हमारे संविधान के हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन देखिए भारत सरकार इस विषय पर काम कर रही है। आप देखें धारा 370 और 35A हटने के बाद इस विषय पर भी काम हो रहा है। लेकिन देखो हर चीज़ में समय क्यों लगता है। अब मैं बताऊं धारा 370 क्या है। धारा 370 भी जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर सरदार पटेल ने, जबकि धारा 370 का पूरी संविधान सभा ने जोरदार विरोध किया था, क्योंकि धारा 370 जब शेख अब्दुल्ला गए थे नेहरू जी के पास, तो नेहरू जी ने कहा कि आप सरदार पटेल जी के पास चले जाइए, तो वही इसके बारे में कुछ निर्णय लेंगे। जब सरदार पटेल जी के पास अब्दुल्ला जी गए तो सरदार पटेल ने कहा कि भाई मैं इस पर साइन नहीं कर सकता हूँ, ये जो विभाजित करने वाली धारा, इसको मैं साइन नहीं कर सकता हूँ। बाद में जब उन्होंने नेहरू जी ने उन पर दबाव डाला सरदार पटेल पर, तो सरदार पटेल ने कहा कि अब नेहरू जी कर रहे हैं, कह रहे हैं, इतना तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके साथ वो वर्ड जोड़ दिया टेम्परेरी, कि ये जो धारा है वो टेम्परेरी है, क्योंकि उस धारा के अनुसार जो कश्मीर है उसको एक अलग स्टेट का दर्जा मिल गया कि उसका एक अलग, पहले उनका वहाँ पे प्रधानमंत्री होता था, उसका अलग प्रधानमंत्री होगा, उसका अलग झंडा होगा, उसका जो है अलग से सारे रूल्स, जो भारत सरकार के बहुत सारे जो कानून हैं वो वहाँ पे लागू नहीं होंगे। उसके बाद और भी ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो 35 है, जो 1954 में केवल प्रेसिडेंट के एक लिखित ऑर्डिनेंस भी नहीं था, खाली प्रेसिडेंट ने ही उसको आदेश दे दिया, और उसको भी धीरे से उन्होंने संविधान में और नीचे कहीं पे छुपा के उसको एक अनुच्छेद करके उसमें कहीं डाल दिया। वो तो बाद में 2014 के बाद लोगों को पता चला कि 35 ये तो बड़ी खतरनाक है। 35 में ये था कि उन्होंने क्या किया कि सिटीजनशिप, उन्होंने एक और नया तरीका निकाला उसमें 35 में, कि जो 1945, आप ये समझिए 1945 से जो पहले लोग रह रहे थे उन्हीं को हम देंगे नागरिकता। आप
नहीं, तो इस तरह से काफ़ी सारे जो हिंदू थे वो उससे विचलित हो गए। जी, मैं एक वो सवाल उससे- इसमें एक पढ़ना चाहता सुधीर जी से बात करना चाहता हूँ। सुधीर जी, आपने फिल्म देखी है द कश्मीर फाइल, उसमें आप क्या, आपका क्या रिएक्शन है? और यूथ, आप यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप यूथ क्या मानता है इसको, किस तरह से ले रहा है? थैंक यू त्रिपाठी जी फॉर हैविंग मी इन दिस डिबेट। सबसे पहले तो मैं विवेक जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वर्ल्ड के सामने, हमारे देश दुनिया के सामने ये सच्चाई बयां करने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए। इसके लिए बड़ा करेज चाहिए था जो उन्होंने दिखाया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दो चीज़ें जो मैंने सीखी हैं फिल्म में और जो हमारे समाज को दिखाती है, दर्शाती है कि हमारा समाज अपने आप को कैसे व्यक्त करता है। एक तरफ है एक युवा है जो एक समाज को भगाने के लिए काम कर रहा है, और दूसरा तरफ एक समाज है जिसको, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनका सोच क्या कहता है वो देखिए आप। एक सीन में जब ये हो रहा है कि आप उनको भगाने की बात कर रहे हैं, फिर भी देखिए कि 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए गए, उनमें से एक भी बंदा या उनकी जनरेशन में आने वाला एक बंदा भी टेररिस्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे समाज में, हिंदू समाज में, हम लोग इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारा एक सिस्टम से, एक समाज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। दूसरा एक सीन था जिसमें केवल 600 रुपये मिलते हैं कश्मीरी भाई को, जब उनको रिहैबिटेट करने के लिए एक जगह रखा जाता है, केवल 600 रुपये उनको मिलते हैं। उसमें भी वो ये बोलते हैं कि हम अपने ये 600 रुपये अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्च करेंगे, ना कि हम उसके अपने ऊपर कुछ खर्च करेंगे। तो हम पढ़ाने का मतलब क्या है? हम उनको शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा में लाएंगे, ना कि हम उनसे ये बोलेंगे कि आपको अपना जाके बदला लो। बदला लेने के लिए एक समाज में एक सिस्टम बनाया गया है, वो भी बदला नहीं ले रहा है, एक सिस्टम है कि जो गलत करेगा उसके साथ हम उस सिस्टम के तरह से गलत का जवाब देंगे। जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। देखिए त्यागी जी, अभी जो बात की गई, आपने, डॉक्टर साहब ने बताया और सुधीर जी ने बताया, हम ये कह रहे हैं कि अब धारा 370 जब हट गई, जो स्पेशल दर्जा था कश्मीर का वो हट गया, और लोगों को दर्द भी पता चल गया, कश्मीर का दर्द क्या है, कश्मीरी पंडितों, जैसे आप करें हिंदुओं का उसमें जो दर्द है, वो सब चीजें सामने आ गई। सरकार केंद्र में भारत बीजेपी की है, और वहाँ पे जो है, जो गवर्नर रूल्स है, उसमें भी बीजेपी के बड़े नेता वहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब कश्मीरी पंडितों को या कश्मीरी हिंदुओं को जो पलायन हुआ था, वो फिर उनको स्थापित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वैसा मैंने अभी जो बात बताई है, डॉक्टर साहब ने भी कही है और भाई साहब ने भी कही है, मैं इनकी कुछ बात से मानता हूँ, सच्चाई है। लेकिन जिहादी जहाँ रहते हों और जो AK-56 AK-47 से कम बात ना करते हों, और जो जहाँ हमारी पूरी मिलिट्री काम कर रही हो, और जहाँ पाकिस्तान और चाइना जैसा देश उनको हथियार सप्लाई कर रहे हो, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर AK-56 AK-47 उनको नहीं दी जाएगी तो उन्हें कभी भी हम स्थापित नहीं कर सकते, और वो कभी भी अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते। जब तक हम उनको हथियार नहीं देंगे और 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक उनका वहाँ स्थापित करना नामुमकिन है। क्योंकि वो कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, हम लोहे को लोहे से तो काट सकते हैं। हम सोचे हम कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा, भाई एक थप्पड़ इस गाल में मार दो, दूसरा इस पे मार दो, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस की चलेगी, महात्मा गांधी की यहाँ नहीं चलेगी। डॉक्टर साहब, इसमें ये त्यागी जी बताना चाहता हूँ कि जो इस पर सरकार सोच रही थी, सरकार के और लोगों के जो सुझाव थे कि हम एक्स आर्मी के लोगों को, जो लोग रिटायर हो गए पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को वहां बसाने में प्राथमिकता दें, सर इस पर विचार किया जा रहा है, जो आप अभी बात कर रहे हैं। सर हथियार तो उनको भी चाहिए ना। अगर वहां वो बसेंगे, जब उधर से AK-56 AK-47 और मिसाइल चल रही है, उसका आप मुकाबला कैसे करोगे? मुझे तो इसका जवाब दे दो ना। जब मैं तो, जो मेरा कहना है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो भी वहां बसाया जाएगा, जो वहां जाएगा, उसको कम से कम 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग, जिससे अपनी आत्मरक्षा के लिए, और आत्मरक्षा के लिए हथियार भी चाहिए। त्यागी जी, माहौल तो बन रहा है सरकार की तरफ से, जो बनाया गया, जो 370 हटाया गया, जो इस तरह की जो माहौल बनाया जा रहा है कि भाई एक ऐसा ये माहौल, पर्यावरण उसको विस्थापित किया जाए, जो विस्थापित हो चुके उनको स्थापित किया जाए। त्रिपाठी जी, मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ, बसाया जाए, लेकिन बसाने के लिए उसको, अगर उसको वहां पे खाने के लिए अनाज भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। आत्मरक्षा के लिए क्या चाहिए? आत्मरक्षा के लिए ये जो 5 लाख हिंदू थे वहां से भागे थे,
अगर उनके पास हथियार होते तो उन्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह वो हथियार ले लेके 50 आदमी वहां आए थे, अगर ये हथियार लेके 5 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते ना तो पाकिस्तान पे भारी थे। आज किसी भी एक मिनट लगा, किसी भी हिंदू घर में आप चले जाओ, किसी भी हिंदू घर में आप चले जाओ, अगर एक लाठी मिल जाए आपको, एक डंडा मिल जाए आपको, ये बात कहना बहुत आसान है। जो आज आप देख लीजिए यूक्रेन में क्या हाल हो रहा है, अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के भाग गया उनको, उनके हाल पे अगर उनके पास हथियार होते, जिहादियों की हिम्मत थी, और कब्जा कर जाए। नहीं त्यागी जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सहमत हूं मैं इस पे, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से 370 हटाए जाने पर सरकार का समर्थन हुआ, सब लोगों ने समर्थन किया कि भाई सरकार ने बहुत एक बड़ा फैसला लिया है, तो एक ऐसा माहौल बनाया गया, तो क्या बात जो आप कह रहे हैं क्या अभी भी वहां बसाए जाने की स्थिति नहीं है? सरकार ने अपना काम कर दिया। सरकार ने अपना काम कर दिया। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सरकार के क्या आपको वहां बसाने के लिए वो बसा भी देगी, वो भी काम उसने कर दिया। आत्मरक्षा के लिए सरकार आएगी आपके पास। डॉक्टर साहब, आप आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अभी भी वहां ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि लोगों को बसाया जा सके जो विस्थापित हो चुके हैं। देखिए ऐसा है, ये बात त्यागी सही है कि हिंदुओं के परिवारों में अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो देखो उसके लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू हर आदमी को, वो कहीं भी हो, विश्व के किसी भी पोर्शन में हो, कहीं भी रहता हो, उसको अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार लेना जरूरी है। लेकिन सरकार उसको दे वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर वो क्योंकि आज आप ग्लोबल समाज में रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो आप ये कर सकते हैं कि भी उनको एनसीसी पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको एनसीसी की ट्रेनिंग दे दें, फिर वो जो भी खरीदना चाहे वो अपना हथियार ले, जो जैसे जिस तरह के रूल। बात ये नहीं है, बात ये है कि हिंदू लोग हथियार रखते नहीं हैं, हथियार सबको मिल जाएगा। भाई आप तलवार रख सकते हैं, आप लाठी भी रख सकते हैं, लेकिन हिंदू के आपको लाठी भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब 2 मिनट लूंगा आपकी में। AK-56 AK-47 मिसाइल का आप एक तलवार से मुकाबला कर रहे हो, लाठी से मुकाबला कर रहे हो। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, आप डॉक्टर हो, आप पढ़े लिखे आदमी हो, जहां पे सारे जिहादी रह रहे हो, जहां जिनका धर्म इस्लाम है, लोगों को मारना है, इस धरती से मिटाना है, आप उनका मुकाबला किससे करोगे? डंडों से और तलवारों से। भाई साहब जब तक मेरी बात सुनो, एक लाइसेंस सरकार देती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनऑथराइज रखो, लाइसेंस सरकार दे। अगर हर कश्मीरी को एक लाइसेंस में बंदूक राइफल से काम नहीं चलेगा। AK-56 AK-47 सर AK-56 सर जो उनका डर तभी निकलेगा, और जब उनका डर निकलेगा तो वहां रहेंगे, वो रहने के लिए भागे जाएंगे। शुक्ला जी बताएंगे यूथ क्या सोचता है, वहाँ क्या यूथ यही सोचता है जो बता रहा हूँ मैं यूथ की बात बता रहा हूँ। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक आंख फोड़ता है, आप उसकी दूसरी आंख फोड़ दोगे तो इससे तो किसी समस्या का समाधान निकलेगा नहीं। ठीक है, जो उन्होंने एक फाइल बना के हमें दी उस टाइम 1989 में, अब वो उसकी फाइल का हम एक वो यहाँ पे अभी देख रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम एक और फाइल बनाने की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो कि सही नहीं है। आज का यूथ जो है ना, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो एक अच्छी लाइफ चाहता है। मिल क्या रहा है किसी को? रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, क्या मिला उसे? आज उसको वहाँ पर गोरिल्ला वार का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर हम इस तरह के सब्जेक्ट पे जाते हैं कि हम भी AK-47 AK और या फिर डिफरेंट और असॉल्ट लेके वहाँ जाते हैं, तो इससे ये लड़ाई का खात्मा नहीं होगा, ये लड़ाई ऐसे बढ़ती रहेगी। देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल शुक्ला जी ने सही कहा। देखो ऐसा है कि ये तो सिविल वार हो जाएगी। आप 5 लाख दोगे, वहाँ पे तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो भी सारा AK-57 उनको भी मिल जाएगी। और आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज की डेट में वहाँ पे जो मेन आप जाने 1990 में जो कश्मीरी लोगों का जो विस्थापन हुआ, उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर थी, हमारा जो होम मिनिस्टर था एक मुस्लिम बन गया था, और वहाँ पर आतंकियों ने, आप देखिए मुस्लिम में जो वहाँ पर ये जड़ है जो आतंकवाद की, वो आतंकवाद की जड़ खत्म हो रही है। मेनली हमें उस जड़ को ख़त्म करना है। अगर हम जब उसको जड़ को ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जितने सारे मुस्लिम रह रहे हैं वो सबके पास AK-47, ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए जो विस्थापित कुछ हुए हैं और कुछ की जो हत्या हुई है वो आतंकवादियों ने की है। तो हमको मेन ये है कि आतंकवादियों से छुटकारा देना है। और देखिए किसी भी समाज में, मैं त्यागी जी से पूछना चाहता हूँ, बहुत आक्रोशित है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको छूट दे दिया जाए शासन चलाने की, तो आप क्या करेंगे वहाँ? मैं भाई साहब भाई साहब की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, 0% भी सहमत नहीं हूँ भाई साहब, बिल्कुल भी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, जो भाई साहब ने बात कही है ना कि लोहे को लोहा काटता है, मैं पहले भी ये बात कर रहा हूँ, आज भी ये बात कर रहा हूँ, लोहे को लोहा काटता है, ध्यान रखना इस बात को। अगर कश्मीरी पंडित या कश्मीरी की हिंदू भाई को
आप वहाँ बसा कर दिखा दो, अगर कोई चला भी जाए तो। मैं बात कर रहा हूँ AK-56 AK-47 की लाइसेंस विद लाइसेंस के साथ में, और वो भी बात कर रहा हूँ मैं कश्मीरी पंडितों के लिए, ना कि मैं जिहादियों के लिए। जिहादी को तो बड़े पास इतना हथियार और जरूरत ही नहीं है, हथियार तो हमें चाहिए जिनके घर में कुछ भी नहीं है। भाई साहब, बिना हथियार के आप नहीं लड़ सकते। अगर यूक्रेन के पास परमाणु बम होते तो आज उसकी की हालत ये नहीं होती। तो आपने देखा आज पूरा वर्ल्ड अगर रशिया से डर रहा है, अमेरिका की हिम्मत नहीं बढ़ रही है, नाटो की हिम्मत नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही है ऐसे बम ले रहा है, 1 मिनट में उड़ा देगा सबको। भाई साहब, जब तक डर का भय नहीं होगा, भय बिना प्रीत नहीं होती, ये ध्यान रखना मेरी बात। देखा आपने कि बहस में ये मुद्दा जो आया गरमाया, और उसका निष्कर्ष यही निकला कि हमें जो है विकास की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और जो माहौल बनाया गया है उसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद।